गुड इवनिंग। सॉरी थोड़ा से क्लास में आज डिले हो गया। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोग जहाँ पर कल क्लास में थे वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे कि आर्टिकल 19 में जो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और जो आर्टिकल 19 अपनी बात कहता किस तरह कहता है। तो हमने यह समझने की कोशिश की थी कि आर्टिकल 19(1)(a और आर्टिकल 19(2) जब गेट बंद करो, आवाज़ आ रही। आर्टिकल 19(1)(a जो इस बात को इनहेरिट करता है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। दूसरा हमने बात समझने की कोशिश की थी 19(1)(a में और आर्टिकल 105 में और 194 में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का एड्रेसल किस तरह से होगा। हमने कहा था कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और पार्लियामेंट के प्रिविलेज में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई विरोधाभास होता है, तो जो पार्लियामेंट का और लेजिस्लेचर का जो प्रिविलेज है उसको प्रेफरेंस प्राप्त होगी। तीसरी बात, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती कि जो व्यवस्था एब्सोल्यूट हो। कोई भी अधिकार ऐसा लोकतंत्र में प्राप्त नहीं हो सकता जो अधिकार एब्सोल्यूट हो। देखिए, अब एक सवाल लिखिए यहाँ पे मेंस के लिए। देखिए, आप मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को साथ साथ समझने की कोशिश करिए। आखिर कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में है वह एब्सोल्यूट क्यों नहीं हो सकती है। अब देखिए, सवाल मेंस में कैसे आएगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, जो मेंस के सवाल बनते हैं उन सवालों को सीधा नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए जो लक्ष्मीकांत की किताब है वो प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, मेंस के लिए सवालों का आंसर नहीं कर पाती। तो हम पहले ही सवाल क्या देखते हैं, वाई द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन इन आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट, या इसको और चेंज कर देते हैं, वाई द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। आप इसको दो तरह से देखने की कोशिश करें कि वाई द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड वाई the right of the expression given in article 19 is not absolute। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं और दोनों के सवालों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मॉडर्न स्टेट है, नाउ यू लिसन वेरी केयरफुली, जो मॉडर्न स्टेट है वह किसी भी राइट को एब्सोल्यूट नहीं मानता है। जो मॉडर्न स्टेट है वो मानता है अगर किसी राइट को एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा तो वह कम्युनिटी एज ए होल के लिए इंजूरियस हो जाएगा। अगर कंप्लीट और एब्सोल्यूट लिबर्टी दे दी गई विदाउट एनी सोशल कंट्रोल, व्हाट विल द रिजल्ट विल रूइन द सोसाइटी स्ट्रक्चर। यू रीड वेरी केयरफुली दिस आंसर। सवाल क्या है कि जो आर्टिकल 19 में या जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वह एब्सोल्यूट क्यों नहीं है। तो आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस एस्पेक्ट, यह एब्सोल्यूट क्यों नहीं है। अगर जो मॉडर्न स्टेट है वह किसी भी अधिकार की गारंटी करते समय यह हमेशा चाहता है उस पर एक निर्बंधन बना रहे, क्योंकि समाज की संरचना गतिशील है। इस गतिशील समाज में एब्सोल्यूट जो कभी अगर आप सोचते हो तो आज से 50 साल 100 साल बाद वो एब्सोल्यूट नहीं रह सकता है। तो अगर हम एब्सोल्यूट राइट देंगे तो यह हो जाएगा इंजूरियस टू कम्युनिटी एज ए होल। दूसरा, जो लिबर्टी है इसको रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। लिबर्टी अनलिमिटेड एक परिवार में नहीं हो सकती है, एक कुल में नहीं हो सकती है, एक समाज में नहीं हो सकती है, एक संस्कार में नहीं हो सकती। उसी तरह एक राज्य और एक राष्ट्र में भी लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो सिविल सोसाइटी है उसकी डिजायर है, क्या डिजायर है, कंट्रोल, रेगुलेटेड एंड रिकंसाइल्ड। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड, कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, रिकंसाइल्ड। यू सी द वर्ड रिकंसाइल्ड। एक सामंजस्य की स्थापना, वह कंट्रोल्ड भी हो, रेगुलेटेड भी हो और रिकंसाइल्ड भी हो, सामंजस्य की स्थापना हो व्यक्ति के अधिकार और समाज के हित के बीच में। इसलिए जो आपके आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 टू सब क्लॉज 6 है, आर्टिकल 19(1) बात करता है अधिकार की, सब क्लॉज 2 टू 6 बात करता है
उस अधिकार पर नियंत्रण की, दैट मस्ट बी रीजनेबल। लेकिन वह अधिकार का नियंत्रण रीजनेबल होना चाहिए। अब रीजनेबल का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? हाउ यू कैन डिटरमाइन द वर्ड रीजनेबल? इफ यू सी द आर्टिकल 19 सबसेक्शन 6, इफ यू सी आर्टिकल 19 सबसेक्शन 6, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, यू रीड इट, आर्टिकल 9 सबसेक्शन सी लाइन नंबर 3, आर्टिकल 9 सबसेक्शन 6 लाइन नंबर 3, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स कन्फर्म्ड बाय द सेट सबसेक्शन, सेट क्लॉज इन पर्टिकुलर। तो जो सबसेक्शन 6 है यह बात कर रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। व्हाट डज इट मीन? रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। व्हाट डज इट मीन? Restriction should not be arbitrary. What the term reasonable implies? What reasonable implies that intelligent care and deliberation. Intelligent care and deliberation. तो एक प्रॉपर स्ट्राइक होनी चाहिए, राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1) एंड सोशल कंट्रोल इन आर्टिकल 19(6). तो जो वर्ड है रीजनेबल है, यह एक वाइडर स्कोप देता है जुडिशियल रिव्यू को। यह कंट्रोल जो किया जाएगा वह कंट्रोल रीजनेबल है या नहीं, उसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन कोर्ट करेगी। कोर्ट फाइनली इस बात को डिटरमाइन करेगी कि जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया गया है वह रीजनेबल है या नहीं है, वो आर्बिट्रेरी है या नहीं है, इंटेलिजेंट केयर और डिलिब्रेशन लिया गया कि नहीं लिया गया है। इंडिविजुअल लिबर्टी का इन्होंने बैलेंस ध्यान रखा है, नहीं ध्यान रखा है, और यह सब्सटेंटिव नहीं प्रोसीजरल लॉ का भी ध्यान रखेगी। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से किसी तरह से रिलेशन, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन बाय ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड एंड नॉट बाय सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। when the restriction has to be examined, it has to be examined via objective standard, not the subjective one. और जो restriction reasonable है must have a rational relation between the object which the legislature seek to achieve and must not be excess of that object. उस ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछले सालों के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का मेंस का सवाल देखें, वह इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। इसीलिए हम लोग जो ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ते हैं सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट वो लेकर डाल देते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है वह रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब क्या है? रीजनेबल विद द ऑब्जेक्ट विच द लेजिस्लेटर सीक टू अचीव। और इसको करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लेजिस्लेचर को बनाने के समय जब उन्होंने इस फंडामेंटल राइट पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो कहीं ऑब्जेक्ट से एक्सेस तो नहीं हो गया है? जापानी कहीं ऑब्जेक्ट से एक्सेस तो नहीं हो गया है? तो यह जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम देखिए, बहुत सी चीज़ें हम कोर्ट से डिराइव करते हैं, चूँकि क्या है बहुत अच्छे से लिखे होते हैं और वह हमारे लिए बहुत काम होते हैं। तो फाउंडेशन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस है, यह एक फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन है ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बगैर अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अननेसेसरी सप्रेस करेंगे, तो विदाउट द फ्री पॉलिटिक्स, इसके बगैर फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो सकता है, पब्लिक का एजुकेशन नहीं हो सकता है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर गवर्नमेंट। प्रॉपर गवर्नमेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आर्टिकल 19(1) में दिया गया अधिकार जरूरी है। राइट टू एक्सप्रेस वन ओन्स कन्विक्शन, हर आदमी को अपने कन्विक्शन को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो यह जो वर्ड है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह इंक्लूड करता है टू प्रोपोगेट वंस ओन व्यू।
यह इस बात को भी अपने में इंक्लूड करता है कि वन कैन प्रोपोगेट और पब्लिश इट्स ओन व्यू। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यह 4 ब्रॉडर प्रिंसिपल्स को सर्व करता है। इट सर्व्स द 4 ब्रॉडर प्रिंसिपल। फर्स्ट, यह हेल्प करता है सेल्फ फुलफिलमेंट। देखिए, मैंने कल एक बात क्या कही थी, नेशन की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, नेशन के वननेस के लिए इस अधिकार की आवश्यकता है। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, यह राष्ट्र को समग्र करने का अधिकार भी है। उसी तरह अगर हम देखें तो यह 4 तरह की चीज़ें फुलफिल करता है। फर्स्ट, सेल्फ फुलफिलमेंट। अगर आप अपनी बात नहीं कह पाते हो तो आप में सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। अगर हर व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा या हर व्यक्ति को या समाज के एक बड़े वर्ग को अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा? ट्रुथ की डिस्कवरी नहीं होगी। ट्रुथ की डिस्कवरी कैसे होती है? एक संवाद की स्थापना से, व्यक्तियों के मध्य के संबंध से, व्यक्तियों के आपस में बातचीत करने से। अगर आपने सप्रेस किया तो डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ नहीं होगी। थर्ड, इट स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अगर डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, संवाद की स्थापना होगी, लोग अपने व्यू पॉइंट को इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। यह स्ट्रेंथन करता है एक व्यक्ति की कैपेसिटी को टू स्ट्रेंथन द डिसीजन मेकिंग। और चौथी बात क्या है? एक मशीनरी है, एक मैकेनिज्म है। यह एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एक रीजनेबल बैलेंस बनता है बिटवीन स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म। यह एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बाय विच इट विल पॉसिबल टू एस्टेब्लिश ए रीजनेबल बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज। अब आप इसको जरूर याद करें। अगर यह सवाल आता है कि अनुच्छेद 19 के अधिकार क्यों आवश्यक हैं और अनुच्छेद 19 पर दिए गए अधिकारों पर नियंत्रण की स्थापना क्यों है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, मेंस के सवाल में इस बात की उम्मीद बिल्कुल मत करें कि आप बोलेंगे हमको अनुच्छेद 19 लिख के दो, तो आप रट के वो 6 पॉइंट लिख दो। इसकी आप बिल्कुल उम्मीद न करें। आप पेपर खोल के देख लें, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि अनुच्छेद 19 की आवश्यकता क्यों है, या अनुच्छेद 19 पर जो एक नियंत्रण लगाया जा रहा है उस नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। आपसे उन्होंने अनुच्छेद 19 लिखवाया नहीं है कि जो 5-6 पॉइंट आप बेयर एक्ट में या किताबों में देखते हैं, वह आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अनुच्छेद 19 की बेसिस और जनरेशन कितनी है, कितनी नहीं है। तो आप लोग उसको लिखें कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वह 4 ब्रॉडर प्रिंसिपल को सर्व करता है। नंबर 1, अटेन सेल्फ फुलफिलमेंट, स्वतः संतुष्टि की प्राप्ति। स्वतः संतुष्टि की प्राप्ति, जैसे अविनाश पांडे लिख रहे हैं, अगर ऐसे आप लोग लिखते रहेंगे तो 2 फायदा होता है, आपको याद भी होता है और दूसरे एस्पायरेंट की मदद भी होती है। देखिए यहाँ क्या है, एस्पायरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, तो एक एस्पायरेंट दूसरे की हेल्प भी कर देता है। दूसरा, असिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सत्य शोधन में मदद करता है, सहायता करता है। तीसरा, स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, एक व्यक्ति की शक्ति में इजाफा करता है ताकि वह एक उचित निर्णय तक पहुंच सके। चौथा, यह एक प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, यह एक तरीका प्रोवाइड करता है, यह एक अभियंत्रिकी देता है जिसके द्वारा यह पॉसिबल हो जाता है टू एस्टेब्लिश ए रीजनल बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज। स्थायित्व और सामाजिक परिवर्तन के मध्य एक स्थापना हो जाती है। तो जो
आर्टिकल 19 के द्वारा कहा जाता है, जो एक बिलीफ है कि पीपुल का पार्टिसिपेशन सरकार में, प्रशासन में, दोनों में करने के लिए अनुच्छेद 19 की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ज़्यादा कॉशियस होती है अगर अनुच्छेद 19 व्यक्ति को उपलब्ध होता है और व्यक्तियों के व्यू पॉइंट पता लगते हैं। इसी को ध्यान में रखकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था। अब इस बेसिक प्रिंसिपल को समझने के बाद देखिए, हमने एक सवाल हल किया अभी मेंस का, एक क्वेश्चन सॉल्व किया आपका कि आर्टिकल 19 की आवश्यकता क्यों है और आर्टिकल 19 पर कंट्रोल या कहते हैं निर्बंधन की आवश्यकता क्यों है। एक सवाल और लिखिए आप, एक सवाल और लिखिए। टोटलिटी ऑफ राइट एंजॉयड बाय ए लेजिस्लेचर, totality of the rights enjoyed by legislature including the freedom to speak on the floor of the house are merely privileges governed by article 105 and not fundamental rights। लिखिए सवाल, totality of rights enjoyed by legislature including the freedom to speak on the floor of house are merely privileges governed by article 105 and not fundamental right। दूसरा सवाल लिखिए, ए क्लैश ऑफ टू वैल्यूज, दूसरा सवाल लिखिए, ए क्लैश ऑफ टू वैल्यूज, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड टू improve and strengthen the democratic fabric of the country, the court has given preference to promotion of democracy or freedom of speech and expression। यह जो सवाल मैं बना रहा हूं उसका आंसर मैं दे चुका हूं। I'm again repeating the question. A clash of two values. First, freedom of speech and expression. Second, to improve and strengthen the democratic fabric of the country. The court has given the preference to promotion of the democracy over freedom of speech and expression। तीसरा सवाल लिखिए, unprincipled defection is a political and social evil। देखिए, हर चीज का सवाल एक ही तरह होता है। प्रशांत थोड़ा अंग्रेजी तेज करो, आप लोग इसका अनुवाद कर, देखिए अंग्रेजी आप लोग तेज नहीं करोगे आप आईएएस नहीं बन सकते हो। जितनी अंग्रेजी में बोल रहा हूं उसको आप हिंदी में समझने की कोशिश करो। अनुवाद कर देता हूं, लेकिन अनुवाद अगर हिंदी अंग्रेजी दोनों में करेंगे तो ये सारा दिन चलता रहेगा। आप लोग इतनी इंग्लिश ठीक करने की कोशिश करो। अगर पहला सवाल लिखिए, जो एक लेजिस्लेटर के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अधिकार, एक लेजिस्लेटर के द्वारा सदन के तल पर प्राप्त किया जाने वाला अधिकार अनुच्छेद 105 से संचालित होता है, न कि मूल अधिकार से। सवाल नंबर 2, अगर वाक स्वतंत्रता के अधिकार और लोकतंत्र के बीच कोई संघर्ष होता है तो लोकतंत्र को वाक स्वतंत्रता के ऊपर अधिमानता दी जाती है। हो गया। अब एक बड़ा इशू आप लोग देखते होंगे, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का अधिकार कैसे हमारे पास आता है? जो राइट टू फ्लाई द फ्लैग है, यह रेगुलेट होता है एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन और ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एम्बलम है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय प्रतीक है, वह संचालित संविधान के उस उपबंध से नहीं होता है। यह संचालित होता है जो 2 लॉ बनाए गए हैं। लॉ कौन कौन से हैं? एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इन दोनों से वह संचालित होते हैं। जो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग, ये क्या है?
हमारे नेशनहुड के सेकुलर सिंबल हैं, हमारे राष्ट्र राज्य के यह नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, और यह रिप्रेजेंट करते हैं हमारे राष्ट्र की अस्मिता को। यह जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, ये इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी को यह किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नेशनल फ्लैग का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज हो और उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा हो, तो वह इस बात का परमिशन नहीं देता है एक्ट। तो जो कोड है, जो फ्लैग कोड है, वह उन अर्थों में लॉ नहीं है जिन अर्थों में हमने आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 में लॉ को पढ़ा था। लेकिन जो आर्टिकल 19(2) है, फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19, इट वुड नॉट restrictively regulate the free exercise of right of flying the national flag। यह नेशनल फ्लैग को फ्लाई करने का एक फ्री राइट नहीं देता है। नेशनल फ्लैग किसी भी तरह से इंडिग्निटी को, अगंभीरता को स्वीकार नहीं है। तो जो इंटायर हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का और नेशनल सॉन्ग का इशू है, entire matter should be examined in the backdrop of the philosophy written down in article 51 subsection H। किसको साउंड क्लियर नहीं है? One Vipendra is saying sound is not clear. Who is else is sound is not clear? Sound is not clear. साउंड क्लियर नहीं है? जो अब देखिए हमेशा आप संविधान के एक भाग को दूसरे भाग से समझने की कोशिश करिए। अब जो सारा का सारा मैटर है, जो हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग हमारी राष्ट्र की अस्मिता से संबंधित है, इसको आप जब भी एग्जामिन करो, आप संविधान का अनुच्छेद 51A का जो H है उसको आप अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करो। तो आर्टिकल 51A, entire matter of this aspect should be examined with the philosophy and principles underlying article 51A subsection H, जो ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, फीलिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, यू ओपन द H, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो अगर आप 15(1)H को देखें तो 15(1)H के साथ आप आर्टिकल 19(1) को समझने की कोशिश करें। तो अनवारंटेड मैलिशियस क्रिटिसिज्म और इंटरफेरेंस द फेथ ऑफ अदर्स कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जब आप आर्टिकल 19(1) को एग्जामिन करते हैं, जहाँ पर नेशनल एम्बम और नेशनल फ्लैग की बात आती है, वहाँ पर आप 51 सबसेक्शन H देखें, जो साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म की बात करता है, और यह कहता है कि इस बात को, यह कोर्ट ने कहा है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे यहाँ डिस्पैरिटीज़ है लैंग्वेज में, कल्चर में, रिलीजन में, उसको ध्यान में रखते हुए अनवारंटेड एंड मैलिशियस क्रिटिसिज्म और इंटरफेरेंस इन द फेथ ऑफ अदर्स कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब आप इसको जोड़िए जो वंदे मातरम के साथ कहते हैं एक कंट्रोवर्सी हो रही है। तो एक जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और नेशनल सिंबल को लेकर आप जब आंसर करें तो आप 19(1) के साथ साथ आप 51AH भी लिखें। गॉट इट? सेकेंड, राइट टू साइलेंस, whether right to silence is also part of right to expression or not। right to silence जो है वह भी right to expression का पार्ट है या नहीं है? तो क्या चुप रहना भी उसका पार्ट है या नहीं है?
राइट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन और डिसमिनेट द सेम इसका पार्ट है या नहीं पार्ट है। तो पहले देखते हैं राइट टू साइलेंस। आप देखते हैं कहा जाता है राइट टू स्पीच इम्प्लाइज द राइट टू साइलेंस। अगर आपके पास बोलने का अधिकार है तो आप चुप भी रह सकते हो, तो आपके पास न सुनने का भी अधिकार है। इट इम्प्लाइज फ्रीडम नॉट टू लिसन, नॉट फोर्स टू बी लिसेंड। यह राइट कैसे आता है कि जो लाउड स्पीकर है वह आपको फोर्स नहीं किया जाता सुनने के लिए। अगर आपको उस लाउड स्पीकर को सुनने की इच्छा नहीं है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। यह रेगुलेट होता है, कंट्रोल्ड होता है, गारंटेड होता है आर्टिकल 19(1) से। यहीं से वह बात आरंभ होती है कि लाउड स्पीकर कब तक चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, लाउड स्पीकर का डेसिबल किस तरह होना चाहिए, नॉइस पोल्यूशन को कैसे रोका जाना चाहिए। दीज ऑल आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1). इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना और इसको डिसमिनेट करना वह इसी के तहत आता है। तो फ्रीडम टू कम्युनिकेट और सर्कुलेट वंस ओन ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस, यहीं से आपके व्हाट्सएप का और फेसबुक का भी सवाल खड़ा होता है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एक्ट्स फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19(1). अगर सर्वेश यादव उतनी अंग्रेजी नहीं आती जितनी अंग्रेजी मैं बोलता हूं, आईएएस में नहीं हो सकते हो। एक वर्केबल अंग्रेजी का जानना जरूरी है। अगर उतनी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो, आईएएस देने का कोई पॉइंट नहीं है। देखिए 3 चीज मैं हमेशा बोलता हूं, उसके बगैर आईएएस नहीं हो सकते हो आप। एक, आपको इतनी गणित आनी चाहिए कि आप सीसेट पास कर सको। आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि आप अंग्रेजी में बोला समझ सको और अंग्रेजी को आप पास कर सको। अगर उतना नहीं सीख सकते हो, नहीं हो सकते। मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र था, मुझको अंग्रेजी नहीं आती थी, मैंने भी सीखा। मेरे समय जितने एक बहुत बड़ी तादाद लोग सेलेक्ट हुए थे एग्जाम में, अंग्रेजी बहुतों को नहीं आती थी, सबने सीखा। अगर वो नहीं सीख सकते हो तो नहीं हो सकते हो। अब उसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। हम तो वही कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उस पैटर्न में पढ़ा दें। एग्जामिनेशन पैटर्न रिक्वायर करता है कि क्या क्या अहर्ता एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न चाहता है एक वर्केबल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आप हिंदी में लिखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हिंदी में लिखना भी चाहिए क्योंकि मातृभाषा है, उसमें हम बेहतर लिखते हैं। लेकिन इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, हम अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ सकें, अंग्रेजी को हम समझ सकें। अच्छा, ऐसा आदमी आईएएस बन के करेगा भी क्या जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है? बहुत समस्या आएगी। चूंकि क्या है, आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है। मान लो फॉरेन सर्विस में हो गए, अंग्रेजी जाननी चाहिए आपको, तो आप लोग अंग्रेजी को सीखने की प्रक्रिया शुरू करिए। अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी है, मातृभाषा में लिखना चाहिए। मैं भी हिंदी में बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन अंग्रेजी सीखना ही पड़ता है आदमी को। तो एक बात क्या हो गया कि जो फ्रीडम अपने को प्राप्त हुई है उसमें जो पब्लिक एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास 19(1) से अधिकार प्राप्त हुआ है। तो जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इसको मैनिफेस्ट करना भी राइट टू एक्सप्रेशन में आता है। एक गूंगा व्यक्ति है, वह शब्दों से नहीं अभिव्यक्त कर पाता है। एक गूंगा व्यक्ति है जो शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो अपने वह अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगा? वह अपनी शारीरिक भाषा से कर सकता है, वह अपनी फीलिंग कैसे बताएगा? यह आवश्यक नहीं है कि 19(1) के अधिकार के इस्तेमाल करने के लिए शब्द ही इस्तेमाल हों। बगैर शब्दों के भी आप अपने इमोशंस को, फीलिंग को कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड्स वुड अमाउंट टू एक्सप्रेशन। एक सवाल कल किसी ने किया था, एक्सप्रेशन में स्पीच में क्या फ़र्क है? जब आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, इट कम्स ऑन द एक्सप्रेशन।
विदाउट यूजिंग वर्ड यू इट्स अमाउंट टू एक्सप्रेशन। तो जो कम्युनिकेशन जो डिस्प्ले होता है, जैसे टैलेंट है, म्यूजिक का है, पेंटिंग का है, ये क्या है, इसमें वर्ड्स तो नहीं आते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जो बैलेट पेपर है उसमें कोई वर्ड्स तो नहीं होते हैं, ये क्या होता है, ये वोटर्स का एक्सप्रेशन है। तो वोटर जो पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट देता है, वो कुछ कहता तो नहीं है, कहीं मोहर लगाता है, ये क्या होगा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। तो वोटर है द, अब वोटर अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहता है, ये क्या है, यह उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहता है, ये क्या है, यह उसका अधिकार है। ये कहाँ से फ्लो होता है, 19(1) से फ्लो होता है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1) से फ्लो होती है, और इसीलिए आर्टिकल 33B ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया। जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) का, वह इस बात की वकालत करता है, इस बात का अधिकार देता है कि वह कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, और इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने का, एक सूचना आई है उस सूचना को दूर तक ले जाने का भी जो सारा मुद्दा है वो 19(1) से आता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए फैसाट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो सूचना का अधिकार है वह अव्यक्त वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता का ही एक भाग है, उसका ही दूसरा भाग है। अब यह हमने समझने की कोशिश की, राइट टू एक्सप्रेशन। नाउ लेट अस सी how it is going to be controlled. Now you touch the 19 आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 जो एक कंट्रोल की बात करता है, आपको जो अधिकार प्राप्त है। नाउ टर्न टुवर्ड्स 19 सबसेक्शन 2। 19 सबसेक्शन 2 वह कंट्रोल, वह इंटाइटल करता है गवर्नमेंट टू होल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स: ए, इंटरनेशनल रिलेशन; B, national security and public safety; C, investigation, detection and prevention of crime; D, internal deliberation of the government; E, information received in confidence from a source outside the government. Next, information which if disclosed would violate the privacy of the individual. Next, information of an economic nature, including trade secrets, which if disclosed would confer an unfair advantage on some person or persons, subject पर्सन और गवर्नमेंट टू एन अनफेयर डिसएडवांटेज। ऐसी कोई आर्थिक सूचना देना जिसमें ट्रेड सीक्रेट शामिल है, अगर वह डिस्क्लोज किया जाए तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध एक नुकसानदायक परिणाम दे सकता है। इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू द क्लेम ऑफ लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेजेस। जो एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड द क्लाइंट, वकील और वकील के बीच का कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरीज। हमने क्या समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं, कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिन मामलातों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास अनुच्छेद 19(2) के तहत अधिकार है। तो सरकार इन 6 सूचनाओं को, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, लोगों की सुरक्षा हो, जिसमें अनुसंधान हो, खोजबीन हो, क्राइम को रोके जाने का मामला हो, जो सरकार के आंतरिक नीतियों का विवेचन हो, जो ऐसी कोई बात हो जो व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित हो, कोई ऐसा आर्थिक मुद्दा हो जो ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा लीगल प्रोफेशनल का प्रिविलेज हो, व्यक्ति जो कानूनी विशेषाधिकार हो, जैसे वकील और मुवक्किल के बीच का संबंध, तो उसको रोकने का अधिकार सरकार के पास है।
इसमें से ज़्यादातर चीज़ आप देखिए, अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2006 पढ़ें तो ज़्यादातर चीज़ आपसे मिल गई। तो आपका क्या हो गया, सरकार किन किन मामलों पर अनुच्छेद 19(1) पर निर्बंधन लगा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉड आउटलाइन दी है आर्टिकल 19(1) के डायमेंशन के लिए, और उसने कहा है कि जो प्रोपोजिशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, यह इन्वॉल्व है नॉट ओनली द कम्युनिकेशन बट ऑल्सो रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उनका है राइट टू नो, एक बेसिक राइट है सिटीजन का। तो जो राइट, जो सूचना पाने का अधिकार है, वह सिटीजन का बेसिक राइट है, वह 19(1) सबसेक्शन 1 से फ्लो हो रहा है। और यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि व्यक्ति का यह सूचना पाने का अधिकार जो है वह सुरक्षित रहे। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो गारंटी किया जा रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। अब इसको हम चुनाव के मध्य समझने की कोशिश करते हैं। यस कौस्तुभ, यू आर राइट। ये केस लॉ है जो कौस्तुभ ने अभी लिखा है। इस केस लॉ से मैंने काफ़ी मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया है इस अपने लेक्चर के लिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए मैंडेटरी कुछ चीज़ कर दी गई है फॉर द कैंडिडेट्स कि वो अपना डिटेल्स दें, जैसे वो कन्विक्ट कब हुए हैं, वह किसी मामले से एक्विटेड कब हुए हैं, वह किसी क्रिमिनल आरोपों से कब उनको डिस्चार्ज किया गया है, 6 महीने नॉमिनेशन फाइल करने से 6 महीने पहले तक whether the candidate has been accused in any pending cases, या कोई ऑफेंस किया है नहीं किया है, उनका एसेट्स का डिटेल, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंसेस का, उसके और उसके स्पाउस और डिपेंडेंट का डिटेल्स, कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी कर दी है। तो अब अगर आप कभी चुनाव की निष्पक्षता पर कोई अगर आप आर्टिकल लिखें, ऐसे लिखें या GS4 में लिखें, तो आप इस चीज़ के जिक्र करने की कोशिश करें कि जो मैंडेटरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले कैंडिडेट से, उसमें 4-5 महत्वपूर्ण। एक क्या है, आपराधिक इतिहास, 6 महीने पहले वह किसी अपराध में लिप्त थे या नहीं थे, उनके और उनके डिपेंडेंट लोगों के मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के एसेट्स, लाइबिलिटीज़, उनके ऊपर लाइबिलिटी उत्तरदायित्व क्या है, ओवरड्यू लाइबिलिटी कितनी, ओवरड्यू पब्लिक फाइनेंस कितना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। यह एक चुनाव सुधार की तरह आप देख सकते हैं कि जब चुनाव सुधार पर आप कोई बात करें तो आप ये कह सकते हैं यह नई परंपरा शुरू हुई है जिसने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से फर्क दिया है। नाउ कम ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आई टोल्ड यू यस्टरडे इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ बीन written down very elaborately. Indian Constitution does not include this, but the Article 19 gives this right to the press. तो USA में फर्स्ट अमेंडमेंट ने प्रेस को प्रोटेक्ट किया है, भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया जो प्रेस है अपने आप को समाहित किए हुए है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो 19(1) से गारंटी किया गया है। कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है इसमें, लेकिन अगर पूरा प्रोविज़न पढ़ा जाए तो यह साफ साफ दिखता है कि यह फ्रीडम ऑफ प्रेस और ऑफ द एक्सप्रेशन में और स्पीच में समाहित है। जो ये आर्टिकल 19(1) है ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, नॉन सिटीजन्स पर यह अप्लाई नहीं होता। तो अगर एक न्यूज़पेपर है कैन नॉट सीक द गारंटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इफ ही इज ए नॉट सिटीजन। आपको सिटीजन होना पड़ेगा इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अगर वह नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो नहीं मिलेगा। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, रीजंस फॉर डिनाइंग द इंटरव्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर मान लीजिए किसी प्रेस को, किसी न्यूज़पेपर रिपोर्टर को जो प्रिजनर को इंटरव्यू कर रहा है, और प्रिजनर्स कंडेम टू डेथ इफ दे आर विलिंग टू बी इंटरव्यूड अनलेस इन ए गिवन केस, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि डिनायल ऑफ राइट टू पिटिशनर टू प्रेस रिपोर्टर टू इंटरव्यू
यह क्या हो रहा है, यह उसके अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए आप जस्टिफाई करोगे कि आप इंटरव्यू से क्यों रोक रहे हो। किसी विटनेस का जो कहते हैं, किसी विटनेस का अगर कोई ट्रायल चल रहा है ऑफ सूट ऑफ डैमेज, द जज ऑर्डर दैट द एविडेंस ऑफ विटनेस शुड नॉट बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर। तो अगर यह क्या हो गया, यह गोपनीयता का मामला आ गया। तो आप समझने की कोशिश करें किस किस तरह से कंट्रोल होता है। अब हम 3 महत्वपूर्ण शब्द पे आते हैं, पिकेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। यह अब देखिए, यह आपके GS4 के लिए बहुत काम करेगा। संविधान को ठीक से पढ़ना आपके GS4 के लिए बहुत काम करता है। विद इन सर्टेन लिमिट्स जो पिकेटिंग होती है और डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसको रिगार्डेड किया गया है एज मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पीसफुल पिकेटिंग इज फ्री स्पीच। जो एक पीसफुल शांतिपूर्ण धरना है, यह क्या है, यह फ्री स्पीच है। जो नॉन वायलेंट एक्ट्स हैं वह अगर किए जा रहे हैं और धरना दिया जा रहा है तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर होता है ये। अगर आप आर्टिकल 15(1) से देखें, आर्टिकल 15(1) क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। एंड इफ स्टेट लेजिस्लेचर वे टू पास एन एक्ट फॉर बिडिंग साउथ इंडियन टू परचेज फॉर नॉर्थ इंडियन शॉप, सच एन एक्ट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इस एक्ट के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति पीसफुल पिकेटिंग करता, धरना देता है, तो वह आर्टिकल 19(1) से कवर होता है। यस यस कौस्तुभ, यू राइट। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट के डिमॉन्स्ट्रेशन में कई बार बात आती है। तो जैसे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसमें जुडिशियल व्यू अपीयर्स टू बी दैट while banning demonstration by them is not valid, a strike by them can be validly prohibited। एक जो स्ट्राइक करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको वैलिडली प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट बाई एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सर्विस लूज हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके GS4 के सवाल में आएगा खासकर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो सर्विस को एक्सेप्ट करते समय अपने फंडामेंटल राइट को लूज नहीं करता है। तो जो एक कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो स्पीच है, यह क्या बोलती है कि सर्टेन फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। कोर्ट ने कहा है कि हर चीज अगर आपने बैन कर दिया तो बात अलग, अगर बैन नहीं किया है तो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है और वह डिमॉन्स्ट्रेशन किसी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को वायलेट करता है, पीसफुलनेस को करता है, तब वह 19(1) से कवर नहीं होगा, वह 19(2) के अंदर जाके कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन शांति और व्यवस्था और लोकाचार की सीमा को पार करने लगता है, वैसे ही वह 19(1)(2) के धारे में आ जाता है। तो आप इसकी बड़ी बेसिक एक थिन लाइन है कि डिमॉन्स्ट्रेशन आपका राइट है, लेकिन वह 19(2) से कंट्रोल्ड है। बंद स्ट्राइक और हड़ताल से अलग है। बंद स्ट्राइक और हड़ताल से अलग है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी बंद के दौरान बहुत होती है। तो कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉन किया बिटवीन बंद एंड स्ट्राइक। ए बंद इंटरफियर्स विद द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स। जस्ट लिसन केयरफुली। बंद क्या करता, अगर आप बंद कराते हो तो वह फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स में इंटरफियर करता है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर सिटीजन में इंटरफियर करने के कारण यह उस सीमा को क्रॉस कर जाता है। इसलिए एक बंद इंटरफियर करता है
अदर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट में। यह नेशनल लॉस है। बंद नेशन का इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस है। जो ह्यूमन पावर है उसका लॉस है, इकोनॉमिक्स का लॉस है। इसलिए और इसीलिए इसको बारे में कहा जाता है कि अगर आप बंद कर रहे हो तो आप दूसरे को इनकन्वीनियंस दे रहे हो। दूसरे को इनकन्वीनियंस देना 1901 से अलाउड नहीं हो रहा है। इसीलिए कई बार कहा गया है कि जो आदमी बंद करेगा वह कंपनसेशन देगा। कोर्ट हैज सेड सो मेनी टाइम्स कि अगर बंद किया गया तो बंद करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन देगा। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी 1901A और 1901G में वो आता है, लेकिन उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। एक जर्नलिस्ट को अपने आर्टिकल को बाहर भेजने से रोका जा सकता है अगर वह एक्सेप्शन क्लॉज में आता है। कोर्ट ने इस बात आर्गुमेंट को रिफ्यूज करने से इनकार कर दिया है कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्रीडम गारंटेड फ्रॉम 1901A एंड 1901G। यह उसका कहते हैं एसेंशियल पार्ट नहीं है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एसेंशियल पार्ट नहीं है 1901A का और 1901G का। जो सेक्शन 103C ऑफ पासपोर्ट एक्ट है, जो अथोराइज करता है व्यक्तियों के पासपोर्ट को इंपाउंड करने का और व्यक्तियों को देश से बाहर जाने का रोकने का, यह वॉइड घोषित नहीं होगा अगर वह रीजनेबल है। उसके लिए अगर प्रॉपर रीजनिंग है, जैसे आप बहुत से ऑफेंडर्स, अभी आपने सुना होगा कि जेट एयरवेज के मालिक ट्रेवल करना चाहते थे, उसको रोक दिया गया। ही कैन नॉट क्लेम दैट माई राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज फंडामेंटल राइट, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ माई राइट बाई दिस। यह नहीं, लेकिन 1901A और 1901G में आपको बाहर जाने का अधिकार है। लेकिन भाई that does not mean that an order made under Article 103C of the Passport Act may not violate under Article 1901A or G under any circumstances. Both ways possible. जो पासपोर्ट एक्ट में आर्टिकल जो सेक्शन 103 सबसेक्शन C है, उसके तहत आप इंपाउंड कर सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा रोक सकते हो। देयर शुड बी ए रीजन। अगर एक म्यूजिशियन बाहर जाना चाहता है म्यूजिक के लिए, एक डांसर डांस के लिए, एक विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, एक स्कॉलर किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जाने के लिए, अगर इस आधार पर आप पासपोर्ट आप उसको डिनाई करते हो, इंपाउंड करते हो, तब आप उसके फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन में हस्तक्षेप कर रहे हो। There should be a reason to deny to travel abroad. The ultimate basic premise is that there should be a reason to deny to travel abroad. When you write this aspect, you must mention section 103C of Passport Act. उसको आप लिखोगे, आपके उत्तर का जो चरित्र है बदल जाएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको आइडिया है ये क्या कहना चाह रहा है। तो कब कोई जो आर्टिकल है जो 1901A और G में है वह इन्फ्रिंज किया जाता है, पासपोर्ट रोका जाता है, वुड हैव टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम 1902 to 1906। यस यस। अब क्या हो गया? लेट्स कम ऑन द लास्ट लाइन। टू रिफ्यूज any person to go abroad should not be exercised lightly or in a casual manner. It is a basic human right recognized in Article 13 of Universal Declaration of Human Rights. Come on this point. ये भी आप लिखिए। When you address this issue, you address two main things. One,
Section 103C of Passport Act, and second this, Article 13 of the Universal Declaration of Human Right. आप लाइटली रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। यह एक वैल्यूएबल राइट, बस 5 मिनट, यह एक वैल्यूएबल राइट है, यह पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। इसमें इंटरफेरेंस करने के पहले यू हैव द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। टेलीफोन टैपिंग, टेलीफोन टैपिंग क्या है? यह प्राइवेसी के अधिकार का हनन है जो आर्टिकल 21 से मिलता है। किसको क्लियर नहीं हो रहा है? एनीवन हैज द डाउट? तो जो 19(1) सबसेक्शन ए है, इसको रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ओनली फॉर द पर्पस written down in 19(2), open criticism of the government can be done। आप किसी आदमी को उसके अधिकारों से तभी रोक सकते हो जब 19(2) उसको परमिट कर रहा हो। ब्रॉडकास्टिंग एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए ए मीडियम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो। देयरफॉर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई भी आदमी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर मोनोपोली नहीं ले सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोनोपोली को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, एकाधिकार को भी रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली परमिट्स स्टेट मोनोपोली इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड और बिजनेस। हम आर्टिकल 19(6) में इसको पढ़ेंगे, तो मोनोपोली नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 6 स्टेट मोनोपोली को ट्रेड और बिजनेस में परमिट करता है। जब आपका पास कोई सवाल आएगा तो इसको भी लोग पूछ लेंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, यू नोट डाउन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, ये आपके एथिक्स में भी काम आएगा पेपर 4 में। पहला, राइट टू एजुकेट, शिक्षा देना। सेकेंड, टू इन्फॉर्म। थर्ड, टू एंटरटेन। फोर्थ, राइट टू बी एजुकेटेड, राइट टू एजुकेट, राइट टू बी एजुकेटेड, शिक्षा देने का अधिकार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना देने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू एंटरटेन, राइट टू बी एंटरटेन्ड, मनोरंजन करने का अधिकार, मनोरंजन प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू टेलीकास्ट एंड स्पोर्टिंग इवेंट, इंक्लूड राइट टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जो उस गेम में इंटरेस्टेड है, ये भी अधिकार में आता है। तो राइट टू, अगर आप देखें तो 5 तरह के अधिकार 19(1) से बड़े इंटरेस्टिंग रूप से जनरेट हो रहे हैं। वोटिंग एक अधिकार है जो आपके एक्सप्रेशन की बात करता है। नाउ आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। Sorry for the first 5 minutes. I was trying to use the board for your class. I was unable to use it, but very soon I will start using the board, and then you have the more comfort in having the class. And I will say the next class, the 19(2). क्या फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स टेक टाइम टू क्लियर। अगर बहुत स्वीपिंग रूप से मैं 5, 7, 10 दिन में पढ़ा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग आराम से चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने आप में क्या रखती है? राइट टू एजुकेट, राइट टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेनमेंट, राइट टू बी एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड एंड एंटरटेन्ड। लास्ट कहा है वोटिंग एट एन इलेक्शन इज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेहतर हो। हमको कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि साहब लेक्चर का लेवल थोड़ा हाई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अपने पास कोई रास्ता नहीं है। अगर IAS बनना है तो इसी तरह के लेक्चर को समझना पड़ेगा।
एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि कौस्तुभ क्लास में रहते हैं, वो भी कुछ लिख देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो सिविल सर्विसेज के अफसर और उस क्लास में रहें तो वो शायद लिखेंगे तो और बेहतर होगा। तो हम एक दो लोगों को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो क्लास में एज ए मॉडरेटर आवें, तो वो चूँकि क्वेरी जनरेट होने से क्लास बेहतर होता है। अभी आप लोग नए एस्पायरेंट हो, जनरेट नहीं हो रही क्वेरी, तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड 1-2 मोर पर्सन इन द क्लासरूम जो आपके साथ एक छात्र के रूप में बैठें और वह क्वेरी को जनरेट करें। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग ब्लैक बोर्ड स्टार्ट कर देंगे। आज स्टार्ट नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द ब्लैक बोर्ड। थैंक यू, टेक केयर।